इसके बाद हम इस मुद्दे पे आते हैं कि आपके कैथेटर, बहुत सारे आप लोग ने जब डायलिसिस शुरू किया होगा, आपने या तो टेम्पररी कैथेटर या परमानेंट कैथेटर जो पाइप बिठाते हैं गले में, उससे शुरू किया होगा। अभी ये जो पाइप है इमरजेंसी में हमारी जान बचाती है, क्योंकि हमको अगर इमरजेंसी में डायलिसिस शुरू करना है तो ये पाइप डालना ही है। लेकिन ये हमको याद रखना है कि ये इमरजेंसी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है फिस्चुला, यानी हाथ में मशीन बिठाना। अगर हम ये इमरजेंसी सॉल्यूशन लेके महीने चलाते हैं तो फिर आगे जाके आप देख सकते हैं ऐसे इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बुखार आ सकता है, बुखार उल्टी हो सकती है, डायलिसिस पे ठंडी आ सकती है, महंगे महंगे एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। तो अगर पेशेंट की नसें ठीक नहीं है तो टेम्पररी कैथेटर को हम परमानेंट कैथेटर में बदलते हैं, जो कुछ वक्त तक साथ देगा। लेकिन जो टेम्पररी इमरजेंसी कैथेटर है वो 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा हमें चलाना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत जो हाथ में है वो मशीन हमको बिठानी चाहिए। और अगर हमारे कैथेटर लगी हुई है गले में तो ये बहुत जरूरी है कि हम और हमारे जो डायलिसिस के टेक्नीशियन हैं उसकी हम ठीक तरह से देखभाल करें, क्योंकि कैथेटर में इन्फेक्शन होना बहुत आसान है। तो जो कैथेटर के लिए ग्लव्स यूज किए जाते हैं, साधारण तौर पे हमारे जो नॉर्मल ग्लव्स है उससे बेटर है कि हम स्टेराइल ग्लव्स लाके टेक्नीशियन को दे और वो स्टेराइल ग्लव्स के साथ उसकी ड्रेसिंग करे। पेशेंट को और टेक्नीशियन को दोनों को मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि एक छींक से भी बैक्टीरिया जो है वो कैथेटर के अंदर जा सकती है। इसके साथ साथ एक स्पेशल ड्रेसिंग आती है जो हमें अगर लाके टेक्नीशियन को देते हैं और उसके साथ अगर हम ड्रेसिंग करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और हर एक डायलिसिस के बाद हम उस कैथेटर को एक एंटीबायोटिक के साथ लॉक करते हैं, जिसकी वजह से बाहर की जो बैक्टीरिया है वो अंदर घुसती नहीं है। ये एंटीबायोटिक लॉक भी करना जरूरी है। इसके बारे में अगर आप अपने टेक्नीशियन से चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार में बताएंगे। देखिए, हमारी हेल्थ है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी डायलिसिस यूनिट के डॉक्टर्स टेक्नीशियंस तो ख्याल रखेंगे ही, लेकिन साथ साथ उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि वो हमारे सबसे अच्छी तरह से ख्याल रख सके। कुछ पेशेंट जो वक्त पे फिस्चुला बना लेते हैं, उन्होंने ऑलरेडी जान लिया होगा कि फिस्चुला से बेहतर और कोई नहीं। ये सबसे अच्छी जो जीवन रेखा है डायलिसिस पेशेंट के लिए ये यही है, क्योंकि इसमें आमतौर पे कभी इन्फेक्शन होता नहीं। अब ये जो फिस्चुला है जो बनाने से बहुत सारे पेशेंट डरते हैं, ये कोई बड़ी लंबी चौड़ी ऑपरेशन नहीं है। ये जो किया जाता है इसके लिए बेहोश भी नहीं करना पड़ता पेशेंट को, सिर्फ हाथ में जो है थोड़ा सा सुन कर देते हैं और आधे 1 घंटे में ये 2 नसें जो है वो आप देख सकते हैं चित्र पे, 2 नसों को जोड़ के ये ऑपरेशन किया जाता है ताकि आसानी से छोटे सुई से आगे जाके डायलिसिस हो सके। अभी कुछ पेशेंट बोलते हैं कि छोटे सुई से भी दर्द होता है, तो आजकल ऐसे बहुत सारे ऑइंटमेंट्स आए हैं, स्प्रेज आए हैं, जिसको आप अगर घर पे लगा के आ जाते हैं तो ये पूरी जगह जो है वो सुन्न हो जाती है और आपको फिस्चुला के नीडल से दर्द भी नहीं होता। लेकिन फिस्चुला को संभालना उतना ही जरूरी है जितना कैथेटर को संभालना जरूरी है। हमेशा घर से निकलते समय अपने हाथ धो के अच्छे से साबुन से तब आप डायलिसिस यूनिट में आए, क्योंकि जब ये सुई अंदर जाता है तो तब जो भी बैक्टीरिया हमारे चमड़ी पे है वो सब सुई के साथ अंदर जा सकते हैं। ये सही है कि टेक्नीशियन वहां पे आपका हाथ साफ करके फिर नीडल डालते हैं, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि घर से आप साफ करके हाथ को तब आए। दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार आप अपने फिस्चुला पे हाथ रख के जरूर देखें कि आपके फिस्चुला ठीक से चल रही है कि नहीं। अगर कभी भी आपको लगे कि आपकी फिस्चुला धीमी चल रही है तो तुरंत ब्लड प्रेशर नापे, और अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उस वक्त की बीपी की गोलियां आप ना लें और अपने डायलिसिस सेंटर में संपर्क करें ताकि उस फिस्चुला की जान को वक्त पे बचाया जाए। एक बार फिस्चुला बंद पड़ गया तो उसको जिंदा करना काफी मुश्किल है, तो रोज इस फिस्चुला पे नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है।
एक बार आपकी डायलिसिस शुरू हो गई तो आप जो है लंबे समय तक आप तंदुरुस्त रह सकते, आपने आपके दिन भर की जो एक्टिविटीज है आप वक्त वक्त पे कर सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी आम आदमी की तरह जी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। एक तो है कि दो डायलिसिस के बीच में जो आपकी वजन है वो 1.5-2 किलो से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे या जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे। आप ये कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगले डायलिसिस पे जो टेक्नीशियन है वो निकाल देगा 3 लीटर, 3.5, 4, 5 लीटर। लेकिन ये जानना है कि जितना ज्यादा पानी हम निकालते हैं डायलिसिस पे उतना दिल के दौरे पड़ने की रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए अगर हम डायलिसिस को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को सेफ रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि दो डायलिसिस के बीच में कम से कम वजन बढ़े। सिर्फ पानी से ही नहीं, नमक से भी वजन बढ़ता है। बारिश के सीजन में अगर आप नमक बाहर रखते तो आप जानते कि किस तरह से पानी पकड़ लेता है। उसी तरह से हमारे शरीर में 1 ग्राम नमक से 1.5 लीटर तक पानी पकड़ सकता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम कम से कम नमक और पानी का सेवन करें।